Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main वन शॉट वीडियो जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE मेन की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे और कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और यहीं पे हम लोग उसका थोड़ा बहुत थियोरी भी देख लेंगे, साथ में क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसी के साथ हम लोग थियोरी भी देखते हुए चलेंगे। और फाइनली हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि हम लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि कोई भी करंट जो होगा वो अपना डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा होगा, अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा हर किसी टाइम इंटरवल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि करंट अगर टूवर्ड्स, मान लो कोई भी एक वायर है, तो अगर किसी वायर में अगर टूवर्ड्स राइट फ्लो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट इधर फ्लो कर रहा था ये इस डायरेक्शन में, तो थोड़े टाइम के बाद या फिर किसी टाइम इंटरवल के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। तो उसको हम लोग फिर बोल देंगे कि ये जो करंट है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कोई भी करंट जो होगा वो अपना अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक टर्म होती है जो हमारी थर्मल अमीटर है। थर्मल अमीटर क्या होता है? थर्मल अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। अभी क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस में, अगर किसी भी रेजिस्टेंस में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, कोई भी एक रेजिस्टेंस में अगर मैं करंट पास करूंगा तो क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस जो होगा वो हीट होगा, है ना। रजिस्टर जो है वो हीट हो जाएगा। तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी होती है। ये हम लोगों ने करंट में देखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो हीट होती है वो कितनी होती है? आई स्क्वायर आर टी होती है। तो अगर हम लोग वहीं से बात करेंगे तो जो आई आएगा, करंट आएगा, वो किसके बराबर आएगा? अंडर रूट एच अपॉन आर टी। टी वो टाइम है जिस टाइम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हीट दिया था, उस रजिस्टर को जितने टाइम के लिए हम लोगों ने हीट दिया था वही टाइम हमारा टी है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, ये जो थर्मल अमीटर था इसको हम लोगों ने एसी में लगा दिया, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम लोगों ने इसको, हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट में लगा दिया। अभी तक क्या था कि हम लोगों ने डीसी में लगाया था। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में हम लोगों ने वो थर्मल अमीटर लगाया था, तो उसने जो करंट मेजर किया था वो अंडर रूट एच बाई आर टी मेजर कर लिया था। अब हम लोगों ने क्या किया कि उसको किसी एसी में लगा दिया। अब ऑल्टरनेटिंग करंट है तो हम लोगों ने वहां पे क्या लिया हुआ है कि जो करंट है उसका वैल्यू हम लोगों ने ये लिया हुआ है कि वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये जो करंट है हम लोगों ने इतना लिया हुआ है। अब ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन अपने को पता होता है। साइन का फंक्शन जो होता है वो कैसा है? वो ऑल्टरनेटिंग ही है ऑब्वियसली। यहाँ से ये पहले कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर अपनी मिनिमम वैल्यू और फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि ये जो करंट है ये क्या है? ये है हमारा, पहले तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू पे गया, फिर उसके बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पे गया, और फिर ऐसे ही करके ये हर हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये जो करंट होगा ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर मान लो कि हम लोगों ने करंट कुछ ऐसा ले लिया, अगर मैंने ये ले लिया, तो ये हमारा कोई ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैरी तो कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, बट इस केस में क्या हो रहा है कि करंट जो है उसको डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करें इसको, तो ये जो करंट है ये करंट क्या है? हमेशा पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, ये कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये करंट जो है ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिंग करंट है, वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट करंट नहीं है, ये वेरिंग है ना, चेंज होता जा रहा है करंट टाइम के साथ, बट ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है।
अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक करंट लिया है जो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, यहाँ पे ये आई नॉट साइन ओमेगा टी लिया हुआ है। अब हम लोगों को ये निकालना है कि वो हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा एक साइकिल में। तो हम लोगों ने क्या किया, हीट का फॉर्मूला होता है हमारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। अब देखो अगर कांस्टेंट होता है, अगर करंट कांस्टेंट होता है तो हीट हम लोग डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। बट अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगा, करंट वेरिएबल होगा, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, आई का वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं, आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी को पुट करूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा, है ना, और जब हीट प्रोड्यूस निकालूंगा, मैं हीट प्रोड्यूस निकालूंगा तो वो कुछ आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू ही आएगी, है ना। इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसको ले लूं, 0 से टी तक इंटीग्रेट करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। और जब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर आर तो हम लोगों ने कॉमन बाहर ले लिया है क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसी को हम लोग 0 से टी तक इंटीग्रेट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वहीं से हम लोग फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग साइन मतलब कॉस टू ओमेगा टी में चेंज कर देंगे और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे तब हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी वो मतलब वन साइकिल में वो कितनी होगी, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। एक साइकिल में जो टाइम आता है वो टी, कैपिटल टी से हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया, तो ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टी लिख देंगे। तो अब जैसे हीट प्रोड्यूस जो आई थी वो हमारे को आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू आई थी। तो अब जो करंट मेजर होगा, जो ये थर्मल अमीटर करंट मेजर कर रहा होगा, वो कितना होता है, यहाँ से हम लोगों ने देखा था वो होता है हमारा अंडर रूट एच बाई आर टी होता है। तो ये जो हमारा करंट मेजर होगा, तो यहाँ से अगर मैं एच का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो जो आई मेजर्ड आएगा मेरे पास, वो आई मेजर्ड किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा कुछ आई नॉट बाई रूट टू आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि अगर हम लोग कोई भी एक डीसी अमीटर लगा देंगे, अगर मान लो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो उस केस में क्या होगा कि वो करंट जो है वो मतलब करंट कुछ तो मेजर करके देगा अपने को एमीटर, है ना। तो वो कौन सी वैल्यू मेजर करके देता है, वो देता है अपने को आरएमएस वैल्यू मेजर करके देता है, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी करंट होगा पहले उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका हम लोग मीन ले लेंगे और फिर रूट ले लेंगे, है ना। तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो कोई भी अगर डीसी एमीटर होगा उसको तुम अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में लगा दोगे, तो वो जो डीसी एमीटर वैल्यू मेजर करके देगा अपने को, वो कौन सी वैल्यू मेजर करके देगा, वो होगी हमारी उसकी आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो अभी देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने थर्मल अमीटर की बात करी, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ थर्मल एमीटर इफ करंट वेरीज एज द ग्राफ शोन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, तो ये जो वेव है ये कैसी वेव है, हम लोग को दिख रहा है ये कि ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है ना। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ का शेप है वो ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है हमको, है ना। तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। अब क्या हुआ कि अब हम लोग को ये बताना है कि यहाँ पे कितना इसका थर्मल एमीटर रीडिंग शो करेगा। तो अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो थर्मल एमीटर का पता है अपने को कि थर्मल एमीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करता है ना। थर्मल एमीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो सबसे पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन, इस करंट का फंक्शन निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है, ये वाला अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा हमारे टी नॉट कॉमा आई नॉट, और ये वाला हो गया हमारा 0,0। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे तो वो लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ही होगा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो m जो होगा वो स्लोप हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे आई नॉट बाई टी नॉट, और y की जगह हम लोगों ने i ले लिया है और इंटू टी। तो यही हमारी इस करंट की इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से टी नॉट के लिए। तो 0 से टी नॉट तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, करंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। करंट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, है ना। इसका हम लोगों को मीन लेना पड़ेगा। तो आई नॉट स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt,
है ना, ये हमारा इसका मीन हो गया। और लिमिट जो होगी टाइम की वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से T0, और ये भी हो जाएगी 0 से T0। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जब IRMS निकालेंगे हम लोग, तो IRMS निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसी का रूट ले लेंगे तो हमको IRMS मिल जाएगा, जो कि IRMS यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो IRMS निकालने के लिए यही मेथड होती है, सबसे पहले स्क्वायर करो फंक्शन का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन ले लो। तो मीन ले लिया हम लोगों ने, है ना। मीन कैसे होता है, टोटल अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल उस टाइम का मतलब I इंटू टी अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे I इंटू टी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का अपने को मतलब मीन लेना पड़ेगा। तो अब इंटीग्रेशन से हम लोग पहले तो टोटल निकालेंगे और इसको डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। तो अब IRMS जो आ रहा है हमारे पास, वो IRMS किसके बराबर आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका रूट ले लिया, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर या फिर इधर T² dt। यहाँ पे हमने को ये तो कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लिया, I0 स्क्वायर/T0 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। और वो जो आएगा वो 0 से T0, इसका लिमिट जो होगा वो 0 से T0 ही हो जाएगा। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो IRMS का वैल्यू आ जाएगा, वो IRMS का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, वो होगा कुछ I0/√3। तो IRMS का वैल्यू हमारे पास I0/√3 आ गया। ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग ये रिजल्ट याद रखना चाहें तो भी रख सकते हैं कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के केस में जब IRMS हम लोग निकालते हैं तो वो IRMS जो आता है वो किसके बराबर आ जाता है, वो I0/√3 आ जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा, आरएमएस वैल्यू हम लोग किसी भी फंक्शन की निकालनी होगी तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, क्या, पहले स्क्वायर कर लो, फिर उसका मीन ले लो और फिर उसका रूट ले लो। ठीक है। तो स्क्वायर करके हम लोगों ने मीन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन लेने के लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। और जैसे हम लोग अगर मान लो कि हमको, जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी होती है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हैं ना हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोगों को ऐसे निकालना होगा तो करंट, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन जो टाइम लिया था उसने, वो टाइम, टोटल टाइम ये हो जाएगा डी टी। ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे एवरेज करंट निकालना होगा तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एवरेज करंट बट अपने को स्क्वायर का एवरेज निकालना है, स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो इस फंक्शन का स्क्वायर अब इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ से अपने को स्क्वायर का एवरेज मिल जाएगा और फिर हम लोग उसका रूट अंडर कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग को IRMS मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वहीं पे अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग एक और दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये जो है हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, हम लोगों ने इनको सीरीज में लगा दिया है। ठीक है। और यहाँ से जो हम लोगों ने करंट पास किया है वो I0 cos⍵t करंट पास किया है। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है, मतलब जब हम लोग इंडिविजुअली अगर किसी कैपेसिटर पे ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे या रजिस्टर पे ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लिया और मैंने इसके एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। ठीक है। अब वो, या फिर वोल्टेज ले लेते हैं अभी के लिए, तो V इज इक्वल टू V0 sin⍵t हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी क्या हो रहा होगा, ये रेजिस्टेंस R होगा, तो यहाँ से हम लोग KVL से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि V-IR इज इक्वल टू 0। ये करंट कुछ I फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से I जो आएगा वो कितना हो जाएगा, I जो आएगा वो V/R हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा कुछ V0/R sin⍵t। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि करंट जो रेजिस्टेंस में आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, V0/R। अब इस V0/R को अगर मैं I0 लिख लूँ तो वो कितना हो जाएगा, I0 sin⍵t। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट में लगाया था और जो करंट है, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी sin⍵t आ रहा है, यहाँ पे भी sin⍵t आ रहा है, तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर ले लेता हूँ, कैपेसिटर ले लेता हूँ और यहाँ पे वही हम लोग वोल्टेज का फंक्शन ले लेते हैं जो कि क्या दिया हुआ है अपने को, V इज इक्वल टू V0 sin⍵t अगर दिया हुआ है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है, तो हम लोग यहाँ पे भी KVL से हम लोग क्या बोल सकते हैं, KVL से हम लोग बोल सकते हैं कि V-Q/C इज इक्वल टू 0, है ना। V-Q/C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू
CV आ जाएगा, और अगर मुझे करंट निकालना होगा तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं V का वैल्यू पुट कर देता हूँ। V कितना था, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे Q निकालना है, मतलब करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dQ बाई dt। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा C V नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, क्या बाई ओमेगा नहीं आएगा, C ओमेगा V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास करंट आ गया। ठीक है, करंट आ गया। अब इस करंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V नॉट अपॉन 1/ओमेगा C कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ से अब ये जो 1/ओमेगा C वाली वैल्यू आई है, 1/ओमेगा C जो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा ये 1/ओमेगा C। तो ये 1/ओमेगा C है जो, ये क्यों कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका यूनिट जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, ओम ओम ही होगा इसका यूनिट। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो हमारे पास वोल्टेज था, वोल्टेज का जो हमारे पास एंगल था ओमेगा टी प्लस 0 था यहाँ पे। तो और अगर मैं करंट को देख रहा हूँ तो ओमेगा टी प्लस π/2 आ रहा है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट जो है यहाँ पे, है ना, करंट लीड्स बाय π/2, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल π/2। तो यहां से जो हमारा वोल्टेज बाय π/2 है ना, किस में होता है ये, इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट होगा वो वोल्टेज को लीड करेगा π/2 एंगल से। ठीक है, अब अगर वहीं पे हम लोग इंडक्टर ले लेते हैं, इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल होता है ना, ये इंडक्टर अगर हम लोगों ने ले लिया तो उस केस में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर है जो कि L है, इसका इंडक्टेंस, और ये हमारा जो करंट वोल्टेज है वो अभी भी हम लोगों ने वी नॉट कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी ही लिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास v का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो जब हम लोग यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, और यही हमारा कुछ करंट आ जाएगा आई, और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा, वी नॉट बाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। तो हमारे पास यहाँ से हम लोगों को ये दिखेगा कि ये जो हमारा वैल्यू आएगी ओमेगा टी माइनस π/2, तो यहाँ से हम लोग को ये दिख रहा है कि करंट जो आ रहा है, ठीक है, तो ये जो करंट इन इंडक्टर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो करंट इन इंडक्टर जो है वो क्या है, π/2 एंगल से पीछे है। तो हम लोग इंडक्टर में क्या बोल सकते हैं कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2, वोल्टेज बाय π/2 इन इंडक्टर। तो जो हमारा करंट होगा वो वोल्टेज में पीछे होगा, कितने एंगल से पीछे होगा, π/2 एंगल से पीछे होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रजिस्टर में तो हमारा करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज, कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है वोल्टेज से π/2 एंगल से, और इंडक्टर के केस में जो हमारा करंट होगा वो π/2 एंगल से पीछे होगा, है ना, किससे, वोल्टेज से। तो अब अगर हम लोग यहीं पे आ जाते हैं तो हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को रेजिस्टेंस और करंट, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया है, सीरीज में लगा दिया है। तो इन दोनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि वी आर और वी सी बोल दिया है अब हम लोगों ने। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि सीरीज में जो हमारा करंट होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में अगर करंट सेम होता है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग जो फेजर देखेंगे, फेजर मत, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे किसी डायग्राम पे बनाएंगे कि करंट क्या होगा और वोल्टेज क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इस वाले डायग्राम में मैं क्या कर सकता हूँ,
जैसे यहाँ पे हो क्या रहा होगा, करंट का हम लोगों ने फंक्शन बना दिया है, क्योंकि आई नॉट कॉस ओमेगा टी था, तो हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये कुछ आई है, ये है ना, ये हमारा कुछ आई हो गया। अब ये आई हो गया, तो अब अगर मुझे ये बात करनी है तो यहाँ पे अगर देखो करंट तो ये रहा, अब जो हमारा वी आर और वीसी है ना, तो अभी हम लोगों को क्या पता है कि करंट जो है कैपेसिटर में लीड करता है वोल्टेज से, कितना एंगल से, π/2 एंगल से लीड करता है। तो जो हमारा वोल्टेज इन कैपेसिटर होगा वो पीछे है करंट से, तो वोल्टेज इन कैपेसिटर वीसी जो होगा, है ना, वीसी जो होगा वो तो कहाँ पे होगा, वीसी जो होगा वो नीचे होगा, क्यों, क्योंकि करंट लीड करता है ना π/2 एंगल से, तो हम लोगों ने ऐसे बना दिया। वहीं पे अगर मुझे वी आर की बात करनी है, तो वी आर जो होगा, वी आर क्या होगा, वी आर तो करंट के साथ ही होता है, क्योंकि इन दोनों में तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो वी आर हमारा कुछ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो वीसी है, वीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीसी जो होगा हमारा, वीसी जो होगा, वीसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ वी नॉट आर जो होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा कुछ आई इंटू आर, आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ आई इंटू एक्सी, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो कैपेसिटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अब क्या होगा कि कैपेसिटर के केस में जो हमारा पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस किसके फॉर्म में होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह होगा, और वो कितना हो जाएगा एक्सी, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्सी, है ना। तो ये अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, आई आर। तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ, यहाँ से आई इंटू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ ये आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट इंटू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आ गया। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आई इंटू एक्सी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ हमारा आई नॉट एक्सी, एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है हमारा 1/ओमेगा सी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो कॉस ओमेगा टी तो जो करंट था, करंट से ये पीछे है, कितना एंगल पीछे है, π/2 एंगल पीछे है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, -π/2। ठीक है, और अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम तो यही आई गया, आई नॉट बाई ओमेगा सी, और यहाँ पे रजिस्टर में मैक्सिमम की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इधर आ रहा होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही होता है हमारा कुछ वी टी, है ना, ये हो जाएगा हमारा कुछ वी टी। तो यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कुछ आई नॉट बाई ओमेगा सी। तो अगर हम लोग को वीटी लिखना होगा तो वीटी अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे, वी नॉट टी की अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ वी आर स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर, मतलब वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आ रहा होगा, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर ही थे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कुछ आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली जो क्वांटिटी होती है, ये वाली क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वांटिटी जो है हमारी, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो z होता है, z क्या होता है, z होता है हमारा इम्पिडेंस, इसका नाम होता है इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, तो ये हमारा इम्पिडेंस है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे बोल दिया कि ये इम्पिडेंस हो गया। और अब अगर हम लोगों को यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना होता, अगर मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई, इतना होगा, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू तो इतनी हो जाएगी, जो कि हम लोग इसको वी नॉट बोल सकते हैं कि चलो ये वी नॉट है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इसका फंक्शन लिखना होता तो उस केस में अब क्या होता है, ये एंगल हम लोगों ने बोल दिया कि यार चलो ये एंगल कुछ फाई है, और ये एंगल फाई है, तो ये फाई एंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो टेन फाई होगा, टेन फाई का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कुछ आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट आर। तो वो कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट आर, जो कि एक्सी बाई आर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से फाई एंगल जो है वो कितना है, टेन इनवर्स एक्सी बाई आर। तो अगर मुझे यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा v नॉट कॉस ऑफ
ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया था, ये जो फेजर डायग्राम है तो इसमें ये नीचे था, जो हमारा रेफरेंस फेजर है करंट, उससे ये फाइव एंगल नीचे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको हम लोगों ने माइनस फाइव लिख दिया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स एक्सी बाई आर। और एक्सी का वैल्यू हम लोग को पता है 1/ओमेगा सी होता है। और यहाँ पे हम लोगों को वी नॉट का वैल्यू भी पता है। वी नॉट जो होगा वो वी नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। आई नॉट इंटू जेड, और जेड जो है वो क्या है, इस सर्किट का इम्पिडेंस है ना। इम्पिडेंस मतलब जो इम्पिडेंस है वो क्या होता है, वो एक पूरा रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में ले लेते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में ले लेते हैं, तब उस केस में यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लोगों ने जो रेफरेंस फेजर लिया था, वो रेफरेंस फेजर क्या लिया था, वो रेफरेंस फेजर हमारा करंट था। रेफरेंस फेजर करंट क्यों लिया था हम लोगों ने, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसलिए हम लोगों ने रेफरेंस फेजर करंट लिया था। और इस केस में जो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन क्या हुई थी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो v जो आया था वो v किसके बराबर आया था, v नॉट। अगर ये करंट दिया हुआ है हम लोगों को आई नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ था फॉर एग्जांपल, तो ये v जो आएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात तो करंट लीड करता है किसको, कैपेसिटर को, है ना। करंट लीड करता है वोल्टेज को कैपेसिटर में, और रेजिस्टेंस में तो साथ में ही होता है। तो यहाँ पे तो साथ में है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर तुम लोग देख रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पीछे है, तो जो नेट होगा वो नेट पीछे ही होगा। और वो कितना एंगल से पीछे होगा, वो कुछ फाइव एंगल से पीछे होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव एंगल से पीछे होगा। पाई बाय टू से तो पीछे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर भी आ गया, क्योंकि हम लोगों ने फेजर डायग्राम बना के देखा था कि ये वी आर था और ये हमारा वीसी था। तो जो नेट आएगा वीटी, है ना, वो तो कहीं यहाँ पे आएगा, तो वो कुछ फाइव एंगल से पीछे होगा, है ना। और ये जो फाइव एंगल आता है, ये फाइव एंगल किसके बराबर आ जाता है, ये होगा हमारा tan इनवर्स एक्सी बाई आर होगा। अगर करंट दिया होता, करंट अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता तो क्या होता, करंट निकालना होता, और करंट के केस में क्या होता, करंट के केस में वो आगे होता, कितना आगे होता, फाइव एंगल से आगे होता, और वो फाइव एंगल वहां पे भी tan इनवर्स एक्सी बाई आ रहा था। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, अगर मान लो कि मुझे करंट ही दिया है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू एल है, ये आर है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो अब मुझे ये पता है कि इंडक्टर में पोटेंशियल, है ना, हम लोग को टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो ये वी आर तो यही होगा, रेफरेंस फेजर हमारा करंट है आई, तो वी आर तो इधर ही होगा, ये हम लोग को पता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो तो सेम ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, कितने एंगल से लीड करेगा, पाई बाय टू एंगल से लीड करता है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो वीएल कुछ इधर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास कुछ ये v आ जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। और अगर इसके केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये भी कुछ फाइव एंगल से आगे है, तो वो फाइव एंगल कितना होगा, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। इस केस में जो हमारी इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू, वो कितने आ जाएगी, v नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। और इस केस में जो फाइव आएगा हमारे पास, वो फाइव कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग दोनों के केस में निकाल सकते हैं, सीरीज अगर आरसी सर्किट है, सीरीज अगर एलआर सर्किट है, तब भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर सीरीज एलसी सर्किट होगा तो भी हम लोग बोल सकते हैं, सीरीज एलसी सर्किट में भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तब उस केस में क्या होगा कि अगर तुम लोग देख रहे हो तो होगा क्या कि हमारे रेफरेंस फेजर तो अभी भी करंट है, इधर ही होगा, और वी एल जो होगा, वी एल ऊपर होगा, और वीसी जो होगा वो नीचे होगा। क्यों, क्योंकि करंट से ये पाई बाय टू लीड करता है, और कैपेसिटर के केस में वो पाई बाय टू लैग करेगा। तब उस केस में फेज डिफरेंस जो आएगा वो फाइव का वैल्यू वो पाई बाय टू ही आएगा, है ना। क्योंकि अगर वीएल ज्यादा होगा तो वीएल माइनस वीसी ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा, वीसी ज्यादा होगा तो वीसी माइनस वीएल नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा तो माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा तो प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। और अगर तीनों होंगे, एल आर और सी तीनों होंगे, तब उस केस में हम लोग देख लेंगे, अभी आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी अगर सीरीज आरसी सर्किट है, सीरीज एलआर सर्किट है, तो उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, है ना। करंट अगर करंट दिया होगा तो करंट हम लोग पोटेंशियल निकाल देंगे, पोटेंशियल दिया होगा तो करंट के फॉर्म में निकाल। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे सीरीज की, तो सीरीज में जो रेफरेंस फेजर होता है वो क्या होता है, करंट होता है। क्यों, क्योंकि करंट जो होता है वो सब में सेम होता है सीरीज के केस में, ये हम लोग को पहले से पता है। और अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल के केस में रेफरेंस फेजर
पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है कि ये जो है एक हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की है, जिस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है सर्किट में, वो कितना है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी है। और एक हमारे पास रजिस्टर है जो कि आर ले लो, जिसका वैल्यू आर है, रजिस्टर का वैल्यू आर है, और एक हमारे पास इंडक्टर है जिसका वैल्यू एल है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को क्या बताना है यहाँ पे, हम लोगों को आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, टोटल करंट निकालना है। अब देखो, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों रजिस्टर और इंडक्टर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इस केस में भी हम लोग इसको सॉल्व तो फेजर डायग्राम से ही करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग को रेफरेंस फेजर जो लेना पड़ेगा, वो रेफरेंस फेजर क्या होगा, वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का रेफरेंस फेजर होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल जब लगा पैरेलल कनेक्शन होगा तब उस केस में क्या होगा कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर वो सेम होता है। तो पैरेलल कनेक्शन है, तो ये हमारा वी नॉट कॉस ओमेगा टी इधर हो गया। अब अगर मुझे मैक्सिमम करंट अक्रॉस रजिस्टर की बात करनी है, तो मैक्सिमम करंट अक्रॉस रजिस्टर तो वो आई नॉट आर इधर ही होगा, हम लोग को पहले से पता है। आई नॉट आर जो है वो क्या है, मैक्सिमम करंट अक्रॉस रजिस्टर। वो तो सेम ही फेज में होगा, क्योंकि मुझे पता है कि रजिस्टर में तो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। सिमिलरली अगर मुझे आईएल की बात करनी है, मतलब मैक्सिमम करंट अक्रॉस इंडक्टर, तो वो आई नॉट एल जो होगा वो इधर होगा, नीचे होगा। नीचे क्यों है वो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि करंट जो है वो लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस में, किसमें, इंडक्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से लैग करता है करंट, तो इसलिए हम लोगों ने उसको पाई बाय 2 एंगल से नीचे बना दिया है ना। पाई बाय 2 एंगल से ही लीड या लैग करता है कैपेसिटर और इंडक्टर में, तो इस केस में पाई बाय 2 से लैग कर रहा होगा, तो ये इंडक्टर में पाई बाय 2 एंगल से उसने लैग कर दिया। अब क्या होगा, ये जो आई नॉट आर होगा, है ना, आई नॉट आर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग को ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये हम लोग को ओम्स लॉ से पता है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो यहाँ से आई नॉट आर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ V नॉट बाई आर हो गया, V नॉट बाई आर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे आई नॉट एल निकालना होगा, तो आई नॉट एल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ V नॉट बाई एक्स एल, है ना, वी नॉट बाई एक्सएल। और एक्सएल का वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा था, एक्सएल कितना आता है, एक्सएल आता है हमारा ओमेगा एल। ठीक है, तो एक्सएल जो हो जाएगा वो ओमेगा एल, तो वी नॉट बाई एक्सएल हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात कर रहा हूं, तो वो मैक्सिमम करंट कुछ इधर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे हम लोग, तो वो आई इधर कुछ आ जाएगा, और वो आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ, अगर हम लोग आई नॉट बात कर रहे हैं मैक्सिमम करंट, है ना, सर्किट में, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वी नॉट अंडर रूट 1/r² प्लस 1/xl²। ठीक है, और इसी को हम लोग आई नॉट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो आई नॉट, अगर मुझे ये लिखना होगा तो आई नॉट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड। और इसी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो वी नॉट बाई जेड जो आ रहा है वो यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 1 बाई, है ना, वी नॉट बाई जेड। अगर हम आई नॉट बाई जेड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास ये 1/r² प्लस 1/xl² लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि 1/z जो आ रहा है वो 1/z किसके बराबर आ रहा है, 1/r² प्लस 1/xl²। ठीक है, 1/z जो है वो इसके बराबर आ गया, है ना। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर मुझे ये फंक्शन निकालना है, ये मुझे टोटल फंक्शन निकालना है, मुझे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो मैंने इस एंगल को बोल दिया कि ये एंगल कुछ फाई है, ये एंगल फाई है। तो जो हमारा करंट होगा वो करंट क्या हो जाएगा, वो करंट होगा हमारा आई इज इक्वल टू कुछ मैक्सिमम करंट आई नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ये पीछे है, ये जो करंट है हमारा टोटल करंट वो पीछे है फाई एंगल से, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओमेगा टी माइनस फाई। फाई एंगल से पीछे था तो इसलिए हम लोगों ने ओमेगा टी माइनस फाई लिख दिया। अब यहाँ से फाई एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। फाई एंगल हम लोग कैसे बता सकते हैं, फाई एंगल जो हो जाएगा वो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखो टेन फाई, अगर मुझे फाई एंगल निकालना होगा तो फाई एंगल भी मैं बहुत ही इजीली बता सकता हूँ। तो टेन फाई जो होगा, टेन फाई किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या हो जाएगा, आई नॉट एल अपॉन आई नॉट आर, है ना, मैक्सिमम करंट अक्रॉस इंडक्टर अपॉन मैक्सिमम करंट अक्रॉस रजिस्टर। तो आई नॉट एल जो है वो आई नॉट एल कितना है, वी नॉट बाई एक्सएल, और आई नॉट आर जो है वो क्या है, वी नॉट बाई आर, है ना, तो वी नॉट बाई आर। तो यहाँ से ये वी नॉट तो कैंसिल हो गया, तो टेन फाई जो आ रहा है हमारे पास वो टेन फाई किसके बराबर आ रहा है, आर बाई
एक्सएल के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये पैरेलल में है इसलिए एंगल डिफरेंट आ रहा है ना। टेन फाइव जो आ रहा है वो किसके बराबर है, आर बाई एक्सएल आ रहा है। और आई नॉट का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने बोला था, आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई नॉट का वैल्यू है वी नॉट बाई जेड। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन का टोटल जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट, जो कि किसके बराबर है, आई नॉट जो है वो वी नॉट बाई जेड के बराबर है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी नॉट अंडर रूट 1/r² प्लस 1/r² प्लस 1/xl²। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, और ये तो हमारा मैक्सिमम हो गया इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। और फाइव जो एंगल होगा वो फाइव एंगल कितना है, फाइव एंगल यहां से मुझे दिख रहा है कि वो हो जाएगा tan इनवर्स r बाई एक्सएल। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो हम लोगों ने आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर मान लो कि दो डिवाइस, अगर दो हमारे कंपोनेंट्स अगर पैरेलल में होंगे, तब उस केस में हम लोग को जो रेफरेंस फेजर लेना है वो रेफरेंस फेजर जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर सीरीज में होंगे तो उस केस में जो हम लोग को रेफरेंस फेजर लेना होगा वो रेफरेंस फेजर क्या होगा, वो होगा हमारा करंट होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने आर भी निकाल दी, मतलब जेड भी निकाल दिया। जेड क्या होता है, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। वो इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इस केस में कितना आ रहा है, मतलब 1/z का वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट 1/r² प्लस 1/xl²। और एक्सएल का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये पूरा एक फंक्शन निकाल दिया, क्योंकि करंट ये आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। वहीं पे अगर मान लो कि मुझे करंट अक्रॉस इंडक्टर निकालना होता, तो करंट अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो करंट अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ वी नॉट बाई एक्सएल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को लैग करता है पाई बाई टू एंगल से। तो वो हम लोगों ने आई एल जो होगा वो हम लोग ये लिख सकते हैं वी नॉट बाई एक्सएल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और अगर मुझे आई आर लिखना होगा तो आई आर तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा वी नॉट बाई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि इस केस में तो क्या होता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होते हैं जब रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों केस डिस्कस कर लिए। सिमिलरली अगर हमारे पास कैपेसिटर और रजिस्टर होता, कैपेसिटर और रजिस्टर होता, दोनों अगर पैरेलल में लगे होते, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे इजीली बात कर सकते हैं कि उसमें क्या होता। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और यहीं पे हम लोगों ने एक वही बैटरी लगा दी जो पिछले केस में लिया था, जो कि क्या था, वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस केस में भी जो रेफरेंस फेजर होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब अगर हम लोग को ये आईसी की बात करनी है और ये हमारा आईआर होगा, तो करंट लीड करता है किसमें, इस मतलब कैपेसिटर में। तो यहाँ पे जो हमारे आई नॉट सी तो इधर हो जाएगा, और आई नॉट आर जो होगा वो इधर आ जाएगा, आई नॉट आर। तो जो नेट करंट आ रहा होगा वो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, और ये फाई एंगल ये बन रहा होगा। तब उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आई नॉट सी का वैल्यू, आई नॉट सी जो होगा वो तो किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट सी जो होगा वो वी नॉट बाई एक्स ही होगा। और आई नॉट आर तो हम लोगों ने लास्ट में भी देखा है अभी थोड़ी देर पहले ही, वो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग को फाई एंगल निकालना होगा तो टेन फाई जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो वो एक्स सी बाई आर आ जाएगा। टेन फाई जो आएगा तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आई नॉट सी अपॉन आई नॉट आर, तो आई नॉट सी अपॉन आई नॉट आर जब हम लोग कर रहे हैं तो वो आर बाई एक्स ही आ जाएगा। तो फाई जो होगा वो टेन इनवर्स आर बाई एक्स ही हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो इम्पिडेंस आएगी वो इम्पिडेंस 1/z वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी हम लोग 1/√r² प्लस 1/xc²। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इम्पिडेंस आ गया तो हमको करंट मिल जाएगा कि मतलब हमारा मैक्सिमम करंट कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं,
तो सिमिलरली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को करंट पहले से दे दिया है जो कि किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे देखो ये भी क्या हो रहा है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है तो ऑब्वियसली जो हमारा रेफरेंस फेजर होगा वो तो पोटेंशियली होगा, है ना, पोटेंशियली होगा। अब जो करंट होगा अक्रॉस रजिस्टर वो तो यहाँ पे आई नॉट आर, मतलब वो तो सेम ही फेज में होगा मैक्सिमम, और जो इंडक्टर के अक्रॉस होगा वो आई नॉट एल, वो इधर होगा। तो जो करंट आएगा वो करंट जो, मतलब जो एक्चुअल करंट आना चाहिए वो करंट कुछ इधर आएगा जो कि किसके बराबर है, ये कुछ आई बोल दिया हम लोगों ने, मैक्सिमम करा है ना, आई नॉट हो गया। और ये जो एंगल बना रहा होगा इस एंगल को हम लोगों ने फाई बोल दिया, ये वही फाई है जो पिछले केस में आया था। और वो पिछले केस में जो हमारे पास टेन फाई आया था वो टेन फाई किसके बराबर आया था, आर बाई एक्सएल के बराबर आया था, है ना, टेन फाई जो होगा वो आर बाई एक्सएल। और हम लोगों ने यहाँ पे वन अपॉन जेड भी निकाला था, वन बाई जेड का वैल्यू कितना था, अंडर रूट वन बाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे करंट दिया हुआ है अपने को, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन निकला होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेड कॉस ऑफ, मतलब यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो हम लोगों को साइन लेना पड़ेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये फाई एंगल से आगे है ना, करंट से फाई एंगल से आगे है वो, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई एंगल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। और उस केस में जो z है, z का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, वन बाई जेड का वैल्यू पता है मुझे तो z भी आ जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मुझे निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा, आई नॉट जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, सॉरी एक्सएल बाई आर नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, आर बाई एक्सएल। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जेड हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है देखो, है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हैं अगर वो पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन अगर मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं अगर वो पैरेलल में है तब वो क्या होंगे, उस केस में जो हमारा रेफरेंस फेजर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, चाहे हम लोग को क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो। अभी इस केस में हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे दिया था, इस केस में हम लोगों को क्वेश्चन में करंट दे दिया था, है ना, इन्होंने करंट दे दिया था, मैक्सिमम करंट दे दिया था। तो हम लोग मतलब टोटल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया था, तो हम लोगों ने पोटेंशियल भी निकाल दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को इस डायग्राम से दिख रहा है कि ये जो पोटेंशियल है वो करंट से आगे है, कितना एंगल आगे है, फाई एंगल आगे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको ऐसे सॉल्व कर दिया, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एलसीआर सीरीज सर्किट दिया हुआ है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट है ये। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। और अब हम लोग को ये बताना है कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पे रेफरेंस फेजर जो लेना होगा वो होगा करंट। अब रेफरेंस फेजर हम लोगों को करंट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज है और सीरीज में हम लोग को ये पता होता है कि सीरीज में करंट जो होता है वो सब में सेम होता है। तो हम लोगों ने रेफरेंस फेजर ले लिया है करंट, ये है हमारा करंट जो कि हम लोगों ने रेफरेंस फेजर ले लिया। अब यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो वो तो सेम ही फेज में होते हैं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी नॉट आर, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, वी नॉट मानना है मैंने, वी नॉट आर वो की इधर ही होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कैपेसिटर के बारे में पता है, कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट लीड करता है पाई बाई टू एंगल से पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ऑब्वियसली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लैग कर रहा होगा करंट को कितने एंगल से, पाई बाई टू एंगल से। तो वी नॉट सी जो होगा वो नीचे आ जाएगा इधर कुछ। और इंडक्टर के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, इंडक्टर के केस में अगर देख रहे हैं हम लोग, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा कि करंट लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस को पाई बाई टू एंगल से। तो पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा होगा करंट को पाई बाई टू एंगल से, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे बना दिया, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा कुछ वी नॉट एल। तो ये हमारा वी नॉट एल हो गया, इधर आ गया, सही है। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। और अब इस वी नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी नॉट जो होगा, ये वी नॉट आर जो होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कुछ आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग वी नॉट सी जो बोल रहे हैं, वी नॉट सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ आई नॉट इंटू एक्सी,
और यहाँ पे वी नॉट एल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स एल। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं फॉर अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग मैं ये मान रहा हूँ कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है। तो यहाँ से अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी अगर हम लोगों ने मान लिया है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, तो क्या होगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो ये जो दोनों वेक्टर्स थे, ये जो दोनों वेक्टर थे, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, तो अगर ये वाला वेक्टर ऊपर वाला वेक्टर बड़ा होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। तो ये जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फेजर बन रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन वाला ज्यादा था, है ना, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी था, तो वो ऊपर हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे ये जो आएगा ये तो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर ही हो गया। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने मान लो कि कुछ v बोल दिया है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल दिया है, तो वो v कुछ इधर आ जाएगा और ये कुछ एंगल बना रहे होंगे फाई। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो फाई एंगल है टेन फाई, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। टेन फाई जो आएगा वो टेन फाई किसके बराबर हो जाएगा, टेन फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आई नॉट इंटू आर। तो वो फाइनली जो हमारे पास जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो ये जो फाई एंगल आ गया हमारे पास, ये फाई एंगल कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, और ये हमारा कुछ करंट था जो कि इधर था। और यहीं पे अगर मान लो कि मुझे टोटल निकालना होगा, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे ये मैक्सिमम निकालना होगा, वी नॉट का वैल्यू निकालना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम निकालना होगा वी नॉट, तो वो वी नॉट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे जो कि किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड भी हो जाएगा, ये आई नॉट इंटू जेड। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि ये जो z का वैल्यू है, z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू आ गया मेरे पास एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक्सएल हम लोग को पहले से पता है, एक्सएल कितना होता है, एक्सएल होता है एक्सएल होता है हमारा ओमेगा एल, और एक्सी जो होता है वो कितना होता है, वन बाई ओमेगा सी। तो यहाँ से हम लोगों को जेड का वैल्यू भी मिल जाएगा और हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है बहुत ही इजीली। तो ये हमारा मतलब ये हमने ऐसे निकाल दिया है। तो अगर मान लो कि अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, देखो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है v, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मुझे करंट निकालना होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ, अब देखो करंट जो है वो यहाँ पे इससे पीछे है, क्योंकि हम लोगों ने ये माना था कि एक्सएल जो है वो ग्रेटर देन एक्सी है, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में ये माना हुआ है। तो करंट जो है वो इससे पीछे है, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास वी नॉट बाई जेड, वी नॉट बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। क्योंकि ये जो हमारा करंट था वो तो पीछे है, पोटेंशियल डिफरेंस से कितने एंगल से पीछे है, फाइव एंगल से पीछे है, और जेड का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ही हुआ है। तो यहाँ से जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव का वैल्यू हम लोग को पता है, फाइव कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो हम लोगों ने इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, जो कि ये हमारा फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आ गया था। अब वो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों ने कुछ निकाल दिया है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो इसको हम लोग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, जो कि टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर ही है, फाइव का वैल्यू। अब अगर हम लोगों को वी एल निकालना है, जो कि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में देखा पूछा हुआ है, तो वी एल जो होगा, अब देखो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, अब वो क्या होगा, वो करंट से कितना आगे होता है, पाई बाई टू एंगल आगे होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, है ना, क्योंकि वो तो पाई बाई टू एंगल आगे होगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे करंट निकाला था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो तो ये आ गया था, इससे पाई बाई टू एंगल आगे होगा कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस, वी एल। मतलब वी एल जो होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास, करंट तो सेम ही होगा, आई नॉट इंटू
एक्सी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एल के अक्रॉस, है ना, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। और वो कितना एंगल से आगे होता है करंट से, पाई बाई टू एंगल से आगे होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई बाई टू ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे, देखो हम लोगों ने जो फेजर डायग्राम बनाया था, ये फेजर डायग्राम आई था, है ना, आई का रेफरेंस फेजर है, तो उससे पाई बाई टू एंगल आगे, तो पाई बाई टू एंगल आगे होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर मुझे VC निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सी। अब देखो करंट से वो पीछे होता है VC, कितना एंगल पीछे होता है, पाई बाई टू एंगल पीछे होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो हमारे करंट का ही था, है ना, उससे पाई बाई टू एंगल पीछे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू। तो ये हमारा VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू। और ये हम लोग को पता है, मतलब फाइव का वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ठीक है, और एक्सएल अपने को पता होता है ओमेगा एल होता है, एक्सी होता है वन बाय ओमेगा सी। सिमिलरली और आई नॉट का वैल्यू भी पता है मुझे, आई नॉट जो है वो क्या है, आई नॉट है हमारा वी नॉट बाई जेड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे वी आर निकालना होगा, तो ये तो मुझे पता ही है कि आर जो होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है, वो तो क्या होता है, उसी फेज में होता है जिस फेज में करंट है, तो वो दोनों तो सेम ही फेज में होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो करंट है वो तो कितना है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर भी क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि वो तो सेम ही फेज में होंगे। तो हमारे पास हम लोगों ने तीनों निकाल दिए, VL VC और VR एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तुम, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, साइन थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करके, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक और बात नोट कर सकते हैं, वो क्या होगा कि अगर मान लो कि मुझे ये निकालना होगा कि वी नॉट जो होगा, वी नॉट इज नॉट इक्वल टू वी नॉट अक्रॉस एल प्लस वी नॉट अक्रॉस आर प्लस वी नॉट अक्रॉस सी। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर प्लस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर प्लस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये नहीं होता है। बट एक चीज होती है, वो क्या होती है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस as a function of time across capacitor plus potential difference as a function of time across रजिस्टर, ये चीज होती है। बट मैक्सिमम को तुम ऐसे नहीं बोल सकते, मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों के मैक्सिमम का सम नहीं होता है, बट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो आएगा वो तीनों का सम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में हम लोगों को एक बी पार्ट भी दिया हुआ था, और ये जो बी पार्ट है इन्होंने इसमें क्या बोला हुआ है, इस बी पार्ट में हम लोगों को ये बोला हुआ है कि वी एल नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, वी सी नॉट इज इक्वल टू 200 वोल्ट, वी आर नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो हम लोगों को नेट पीक वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास वी एल नॉट जो है वो 100 वोल्ट है, वी सी नॉट जो है वो 200 वोल्ट है, और वी आर नॉट जो है वो 100 वोल्ट है। तो हम लोगों को नेट पीक वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग इसमें भी, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि हम लोग इसको फेजर डायग्राम पे बना लेंगे। तो अगर मैं इसको फेजर डायग्राम पे बना लेता हूँ तो देखो क्या आता है मेरे पास। तो जब मैं इसको फेजर डायग्राम पे बना लेता हूँ तो मुझे ये पता है वी आर नॉट जो है वो 100 वोल्ट है ना, ये सीरीज वाला ही दिया हुआ है, सीरीज वाले क्वेश्चन का पार्ट है ये। तो वी आर नॉट हम लोगों ने रेफरेंस फेजर तो करंट ही ले लिया, तो अब इसी में हमारा जो वी आर नॉट होगा वो 100 वोल्ट तो इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही फेज में होते हैं, तो ये 100 वोल्ट इधर आ गया। सिमिलरली वी एल नॉट, अब क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है वो लीड करता है ना, वो यहाँ पे लीड करेगा, तो वो वी एल नॉट होगा जो कि किसके बराबर है, 100 वोल्ट। सिमिलरली वी सी नॉट जो आ रहा है, वी सी नॉट जो आएगा वो लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा, है ना, कैपेसिटर वो जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 200 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो इधर
लैग कर रहा होगा, ठीक है, जो कि 200 वोल्ट, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है π/2 एंगल से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लैग कर रहा होगा π/2 एंगल से। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, तो अगर मैं नेट फेजर डायग्राम बनाऊंगा इसका, तो VR0 तो इधर आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 100 वोल्ट ही आ रहा है। यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख रहा है हम लोग को 100 वोल्ट इधर आ रहा है, और ये ऊपर 100 था, नीचे 200 था, तो क्या हो जाएगा, नीचे 200 आ जाएगा 100 वोल्ट। तो जो इसका नेट आएगा, वो नेट इन दोनों का वेक्टर सम हम लोग ले सकते हैं। तो V0 जो नेट पीक वोल्टेज आएगा वो कहीं इधर आ रहा होगा V0, और वो एंगल भी पता चल जाएगा अपने को, π/4 ही आएगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो यहाँ से वो एंगल भी पता चल गया हम लोगों को, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 100√2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास V0 भी मिल गया, नेट पीक वोल्टेज, जो कि कितना है, 100√2 वोल्ट है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को सीरीज सर्किट मतलब पैरेलल सर्किट दिया हुआ है। ये L है, ये C है, और ये R है, और हम लोग को करंट दिया हुआ है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, I0 cos ωt। तो हम लोग को ये बताना है यहाँ पे कि करंट इन इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और करंट इन रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये तीनों जो है वो पैरेलल में है ना। अभी हम लोगों ने एलसीआर सीरीज सर्किट देखा था, अभी हम लोग एलसीआर पैरेलल सर्किट देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग को ये तो पता है कि अगर ये पैरेलल में है, तो जो हमारा रेफरेंस फेजर होगा, वो रेफरेंस फेजर तो क्या होगा, रेफरेंस फेजर होगा हमारा पोटेंशियल, है ना। रेफरेंस फेजर होगा हमारा कुछ पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में तीनों में सेम होता है, तो हमारा रेफरेंस फेजर जो है वो पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने पोटेंशियल लगा दिया। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट आएगा I0 अक्रॉस R, वो तो सेम ही फेज में होगा, क्योंकि रजिस्टर में तो सेम फेज में ही होता है ना। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। वहीं पे अगर मान लो कि मुझे इंडक्टर के बारे में बात करनी है, तो इंडक्टर में करंट जो होता है वो क्या करता है, लैग करता है। इंडक्टर में करंट लैग करता है π/2 एंगल से। तो इंडक्टर में करंट हम लोगों ने लैग करवा दिया π/2 एंगल से। तो देखो ये आ गया हमारा I0L। और कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है π/2 एंगल से, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको लीड करा दिया I0C, ठीक है। अब यहां से अगर मैं I0R की बात करूंगा, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो होता है हमारा कुछ V0/R के बराबर, है ना, V0/R के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली I0L जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V0/XL के बराबर हो जाएगा। और I0C जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा V0/XC के बराबर हो जाएगा, V0/XC के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि जो एक्सेल है वो बड़ा है एक्सी से, है ना। इस केस में भी हम लोग ये मान रहे हैं कि एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो यहाँ पे देखो एक्सेल जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे एक्सी भी डिनोमिनेटर में है। तो एक्सेल अगर बड़ा है एक्सी से, तो ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो छोटी होगी एज कम्पेयर I0L जो होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू I0C। तो जो हमारे पास नेट फेजर आएगा, वो नेट फेजर जो आएगा वो कैसा बनेगा, नेट फेजर हमारे पास कुछ ये वाला डायग्राम बनेगा, जो कि मैं बना रहा हूं यहाँ पे। तो देखो वो क्या हो जाएगा, ये है हमारा I0R, जो कि किसके बराबर है, V0/R। और ये वाला जो बनेगा ये क्या बन जाएगा हमारा, V0/XC माइनस V0/XL, ये आ गया। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम लोग ये बोल देते हैं कि चलो ये I है, और ये हम लोगों ने एंगल बोल दिया, ये एंगल कुछ फाई है, ठीक है, ये एंगल हम लोगों ने कुछ फाई बोल दिया। तो यहां से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो tan फाई आएगा हमारे पास, वो tan फाई एंगल किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो V0/XC माइनस V0/XL अपॉन V0/R। तो V0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये वाली क्वांटिटी आ रही है 1/XC माइनस 1/XL अपॉन ये 1/R, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना था मुझे, तो मैंने इसको 1/R कर दिया। तो फाइनली अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इंटू 1/XL माइनस 1/XC माइनस 1/XL। तो ये हमारे पास tan फाई का वैल्यू तो आ गया, है ना, tan फाई का वैल्यू आ गया। तो अब हमारे पास tan फाई का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को जो करंट दिया हुआ है, करंट जो है वो कितना है, I0 cos ωt है, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है ना, अब मुझे किसके अक्रॉस करंट निकालना है, मुझे करंट अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, करंट अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, करंट अक्रॉस रजिस्टर भी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोगों ने जो रेफरेंस फेजर लिया था, वो रेफरेंस फेजर कुछ ये था,
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है पैरेलल में रेफरेंस फेजर। तो अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जेड भी बोलूं तुम लोगों से, तो जेड जो होगा, अगर मुझे वी नॉट मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल सकता हूं मैं, जो करंट होगा आई, वो जो होगा मैक्सिमम करंट आई नॉट, अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, ये प्लस ये वेक्टर सम कर देंगे हम लोग, तो वो किसके बराबर आ रहा होगा, अगर हम लोग वेक्टर सम कर देंगे तो वो वेक्टर सम में किसके बराबर आ रहा होगा, वी नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। यही आ रहा है हमारे पास, जो कि आई नॉट का वैल्यू इतना आ जाएगा, है ना, वी नॉट इंटू 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। तो वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो आई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट जो हो जाएगा हमारा वी नॉट बाई जेड होता है ना, वी नॉट बाई इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। तो यहां से हम लोग को एक और वैल्यू मिल गई, जो कि इम्पिडेंस का वैल्यू आ गया, इम्पिडेंस का वैल्यू 1/z, 1/z विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। तो हमारे पास इंपिडेंस की वैल्यू ये आ गई, जो कि 1/z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। तो अगर मुझे 1/z का वैल्यू मिल गया है तो मैं z का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ कि अब हम लोगों को तो करंट दिया हुआ था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा हमारा आई नॉट इंटू, अगर वी नॉट निकालना होगा तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है ना। अब अगर मुझे टोटल मतलब पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है ना, इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये रहा पोटेंशियल और ये था करंट। फेजर डायग्राम से हम लोग को क्या दिख रहा है, पोटेंशियल था और ये करंट था। तो पोटेंशियल जो है वो फाई एंगल से पीछे है, फाई एंगल से पीछे है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास करंट का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, आई नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाई एंगल से पीछे होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। और ये वही फाई एंगल है जो हम लोगों ने अभी निकाला है, ठीक है, ये वही फाई एंगल है जो हम लोगों ने अभी बात करी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीटी जो होगा, वीटी कितना हो जाएगा, वीटी हो जाएगा हमारा कुछ वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। फाई एंगल कितना था, फाई एंगल देखो यहां से हम लोगों ने फाई एंगल भी निकाला हुआ है, फाई एंगल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ आर इंटू 1/xc माइनस 1/xl। ठीक है, तो यहां से हम लोग वी नॉट का वैल्यू भी पता है मुझे, वी नॉट का वैल्यू कितना था, वी नॉट जो होगा वो आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा, और जेड 1/z का वैल्यू भी पता है हम लोगों को। तो हम लोग फाइनली वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हम लोगों ने निकाल दिया, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों ने निकाल दिया, है ना। वी नॉट का वैल्यू चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो, वी नॉट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई नॉट जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हम लोगों ने यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू पुट कर दिया, जेड का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया था, पता ही हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों को वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो ये तो हम लोगों को ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस मिला है इस सर्किट में। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं निकालना था, क्वेश्चन में हम लोगों को करंट अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट अक्रॉस रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल पता है इस सर्किट का, तो हम लोग को ये भी पता होगा कि करंट क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब इंडक्टर में देखो, इंडक्टर में क्या होता है कि करंट लैग करता है π/2 एंगल से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दिया हुआ है तो मुझे ये पता है कि करंट जो होगा वो लैग करेगा π/2 एंगल से। तो अगर मुझे आईएल निकालना है तो आईएल के लिए अब मुझे क्या पता है, मुझे पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे तो जब अगर हम लोग इसको आईएल लिखेंगे तो आईएल क्या हो जाएगा, आईएल हो जाएगा हमारा वी नॉट बाई एल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो करंट जो होता है इंडक्टर में पीछे होता है कितने एंगल से, π/2 एंगल से। तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वी नॉट बाई एक्सएल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस π/2 एंगल से पीछे होगा करंट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस π/2 लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस लिखना है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस π/2, क्योंकि मुझे पता है कि कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो π/2 एंगल से
आगे होता है तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस पाई बाय टू लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखना है तो रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम फेज में होते हैं, तो वी नॉट बाई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को v, हम लोगों ने क्या किया कि पहले v निकाल दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि किसके बराबर है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और हम लोगों ने उसी का रेफरेंस फेजर लेते हुए हम लोगों ने तीनों के अक्रॉस करंट निकाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास करंट भी आ गया, और ये और वी नॉट का वैल्यू हम लोगों को पता है, वी नॉट का वैल्यू कितना था, वी नॉट का वैल्यू हमारा आई नॉट इंटू जेड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज पावर इन एसी सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एवरेज पावर की बात करेंगे। तो अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में हम लोगों ने कुछ करंट दिया आई, और ये करंट जो है ये हमारा कुछ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, जो कि करंट हम लोग को पता हुआ है, दिया हुआ है आई इज इक्वल टू कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है ना। तो ये हम लोग को यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। या फिर हम लोग ऐसा मान लो कि हम लोग को पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग को दिया हुआ है। तो ये जो करंट आएगा आई वो किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हम लोग को पता है, इतना हो जाएगा। ऐसा कैसे पता है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होते हैं, सेम फेज में ही होते हैं, किसमें, रजिस्टर में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग को ये भी पता है कि जो पावर होती है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हो जाएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो तो कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बट अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है एवरेज पावर की। तो हम लोग को एक साइकिल में एवरेज पावर निकालनी होगी। तो अगर एवरेज पावर मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज पावर के लिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा इंटीग्रेट, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर आर, वी नॉट स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और लिमिट जो होगी वो एक साइकिल में निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए जीरो से टी, जीरो से टी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज पावर भी आ जाएगी, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसा v इंटू आई डी टी का इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, तो उस केस में भी हमारे पास कुछ एवरेज पावर आ जाती। तो ऐसे हम लोग एवरेज पावर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना, साइन स्क्वायर को तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि cos टू थीटा वाला फॉर्मूला, cos टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू के बराबर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और एवरेज पावर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो एवरेज पावर का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो एवरेज पावर का रिजल्ट सेम ही आएगा, जो कि कितना आ जाता है, वो आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू आर के बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई टू आर के बराबर आ जाएगा। या फिर हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि ये हो जाएगा हमारा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्योंकि वी आर एम एस जो होगा, साइन, अगर साइन का फंक्शन दिया हुआ है हमको, वी एज अ फंक्शन ऑफ मतलब साइन थीटा दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस जो होगा वो वी बाई रूट टू हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट टू हो जाएगा। और आई आर एम एस जो होगा वो आई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा, आई नॉट का वैल्यू जो होगा वो वी नॉट बाई आर हो जाएगा। तो हम लोग इसको वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर में अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई करंट पास किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आई, जो कि आई जो होगा वो आई अभी किसके बराबर हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारे पास वी नॉट बाई एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कैसे किया हम लोगों ने, क्योंकि मुझे पता है कि करंट लीड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पहले से दिया हुआ है, जो कि कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, इंस्टेंटेनियस पावर वो किसके बराबर हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर तो वी इंटू आई। तो यहाँ से हमारे पास वो कितना आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स सी। और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू तो कॉस ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फाइनली तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी नॉट स्क्वायर बाई टू एक्स सी, वी नॉट स्क्वायर बाई टू एक्स सी
इनटू ये क्या, इसको हम लोग साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। और हम लोग को ये पता होता है कि साइन थीटा का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में, एक फुल साइकिल में कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस में इसीलिए यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगी। तो मतलब पी एवरेज अगर हम लोग बात करेंगे है ना, तो पी एवरेज जो होगा, पी एवरेज तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा कैपेसिटर के केस में। सिमिलरली इंडक्टर के केस में भी जब हम लोग बात करेंगे, तो इंडक्टर के केस में भी जो एवरेज पावर आएगी वन साइकिल में, वो एवरेज पावर वन साइकिल में कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बट रजिस्टर के केस में तो वो कितनी आ रही है, वी आर एम एस आई आर एम एस। बट अगर मान लो कि हम लोगों ने तीनों एक साथ लगा दिए सीरीज में, अगर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, तब उस केस में एवरेज पावर कितनी आएगी, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तीनों लगा दिए हैं, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। यहाँ पे करंट है हमारा कुछ आई, तो हम लोगों ने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है, तब किस क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि हमको ये पता है कि जो करंट होगा, है ना, करंट होगा वो तो लीड या लैग करेगा। लीड या लैग करेगा, वो किसके बेसिस पे लीड या लैग करेगा, वो भी हम लोगों को पता होगा, है ना। मतलब अगर मान लो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को लीड कर रहा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर कम है, मतलब अगर मान लो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को लैग कर रहा होगा, है ना। तो वो हम लोग ऐसे बता सकते हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ से हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कि एक दिया हुआ फंक्शन, तो और ये हम लोग एक बैटरी लगा दी हम लोगों ने, जो कि कितना है, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा, तो करंट जो हो जाएगा, वो करंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल ले लेते हैं, है ना। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल ले लेते हैं, तो क्या होगा, करंट जो होगा वो लीड कर रहा होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और फाई एंगल जो आएगा, फाई एंगल किसके बराबर हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। यही हम लोगों ने अभी बहुत बार देख लिया है, तो एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, ये हमारा tan फाई हो जाएगा। और अगर मुझे पावर बतानी होगी, तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इंटू आई, वी इंटू आई बोल सकते हैं, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा वी नॉट स्क्वायर बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। और जब हम लोग इसको मान लो एवरेज पावर निकालनी होगी, तो एवरेज पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, जो कि ये आ जाएगा, पी एवरेज जो आएगा, पी एवरेज हमारी आएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, है ना। पी आर एम एस इंटू, मतलब वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। और ये जो कॉस फाइव का वैल्यू होगा, ये वही एंगल है, और इस हम ना, ये वही एंगल है फाइव। ये फाइव जो है, इस फाइव का वैल्यू कितना है, फाइव का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो कि एक्स एल बड़ा होगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर आ जाएगा। और अगर एक्स सी बड़ा होगा, तो एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर आ जाएगा। अगर एक्सी बड़ा होगा, तो करंट जो होगा वो लीड कर रहा होगा, एक्सएल बड़ा होगा तो करंट लैग कर रहा होगा। और इस cos फाइव को हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा पावर फैक्टर। cos फाइव जो होता है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये होता है हमारा पावर फैक्टर। तो ये जो एवरेज पावर है, ये एवरेज पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एवरेज पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने को पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, किसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, तो वो कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं कर रहा होगा सर्किट में, ठीक है। और अगर किसी सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर है, तो वो कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर किसी सर्किट में, अगर किसी सर्किट में मतलब वो रजिस्टर के साथ लगे हुए हैं, तब उस केस में क्या होगा कि वो एवरेज पावर जो आएगी, वो एवरेज पावर को वो कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, है ना। मतलब वो सर्किट की टोटल एवरेज पावर को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम होती है वो तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, अगर सिर्फ रजिस्टर होगा तब। बट यहाँ पे कॉस फाइव वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग को पता है कि कॉस फाइव का वैल्यू 0 to 1 होता है। तो अगर सर्किट में रजिस्टर के साथ अगर हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दिया, तब उस केस में क्या हो जाएगा कि एवरेज पावर उस पूरे सर्किट की डिक्रीज हो जाती है ना। एवरेज पावर उस पूरे सर्किट की डिक्रीज हो जाती है, जो कि कितनी हो जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एवरेज पावर किसी भी सर्किट में क्या होती है, VRMS IRMS cos फाई। cos फाई जो होता है वो हमारा पावर फैक्टर होता है, और ये हम लोग इजीली सीरीज में भी निकाल सकते हैं और हम लोग पैरेलल में निकाल सकते हैं। पैरेलल में अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे जहां पे हम लोगों ने फाई एंगल कैलकुलेट किया था tan फाई। तो सिमिलरली वही tan फाई को अब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो tan फाई का वैल्यू अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ तो tan फाई का वैल्यू मुझे पता है कितना है, वो XC माइनस एक्सएल बाई आर। तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो हो जाएगा r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, है ना, रूट अंडर। तो और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वो हो जाता है हमारा z। तो सीरीज के केस में वो cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, r बाई जेड हो जाएगा। पैरेलल के केस में जो भी आएगा वो आ जाएगा, हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा cos फाई का वैल्यू आ जाएगा। z जो होता है वो इंपिडेंस होता है, सीरीज और पैरेलल में वो अलग अलग आता है, सीरीज में कुछ और आ जाएगा, पैरेलल में कुछ और। z का वैल्यू वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन और कनेक्शन सीरीज पैरेलल कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि सीरीज में कनेक्ट किया है या फिर हम लोगों ने सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट किया है। ऐसा भी हो सकता है कि दो डिवाइस सीरीज में कनेक्टेड है उसके साथ एक पैरेलल में कनेक्टेड हो, या फिर दो डिवाइस पैरेलल में कनेक्टेड है उसके साथ कोई एक दूसरा डिवाइस सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट वो जनरली इतना नहीं आता है हमारे जेई मेन में, तो इसलिए हम लोगों ने उस वाले पार्ट को डिस्कस नहीं किया है। वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सीरीज कनेक्शन होगा तो जो रेफरेंस फेजर होगा वो हमारा करंट होगा, और अगर हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा तो रेफरेंस फेजर हमेशा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास देखो एक ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहां से इन्होंने ये पूछ लिया कि एवरेज पावर डिसोसिएटेड कितनी होगी। तो देखो सबसे पहली बात तो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे L दिया हुआ है, ये C है और ये R है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात करी कि यार P एवरेज जो होता है, एवरेज पावर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है अभी VRMS IRMS cos फाई के बराबर होता है, ठीक है। VRMS IRMS cos फाई। अब VRMS जो होगा वो VRMS हम लोग क्या बोल सकते हैं, VRMS इस केस में हम लोग को पता है साइन का फंक्शन है, तो V0 बाई रूट टू हो जाएगा। सिमिलरली IRMS जो होगा, IRMS किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा V0 बाई रूट टू जेड, क्योंकि I0 जो होता है वो क्या होता है, V0 बाई जेड होता है, तो वो V0 बाई रूट टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया ये, अगर हम लोग इसको VRMS IRMS अगर हम लोग देखें तो वो आ रहा है हमारे पास V0 बाई टू जेड इंटू कॉस फाई। ये हो गई हमारी एवरेज पावर P एवरेज। अब कॉस फाई का वैल्यू हम लोगों को पता है, कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस फाई अभी हम लोगों ने बात करी थी, वो क्या हो जाएगा, R बाई जेड हो जाएगा। तो P एवरेज जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, V0 बाई टू जेड इंटू R बाई जेड, जो कि कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा V0 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये V0 स्क्वायर होगा, V0 स्क्वायर इंटू R बाई टू जेड। तो ये हमारा फाइनली ये आ जाएगा। और z का वैल्यू भी हम लोग बता सकते हैं, z जो हो जाएगा वो होगा हमारा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक्सएल जो होगा वो हम लोग एक्सएल के बारे में बोल सकते हैं, तो एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा हमारा ओमेगा एल। सिमिलरली एक्सी अगर बताना है तो वो 1/ओमेगा सी। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सीरीज के केस में हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कैपेसिटर नहीं भी होता ना तो भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, VRMS IRMS cos फाई। और उस केस में जो फाई होता, cos फाई का वैल्यू कितना हो जाता, cos फाई का वैल्यू हम लोग बता देते, क्योंकि अगर सिर्फ RC सर्किट होता तो सिर्फ RC सर्किट के केस में तो tan फाई जो होता है, tan फाई किसके बराबर होता है, XC बाई R के बराबर होता है, ठीक है। तो cos फाई जो होगा, cos फाई क्या हो जाएगा उस केस में, R बाई अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस केस में Z R अपॉन जेड ही है, बट Z का वैल्यू क्या हो जाता, Z का वैल्यू हो जाता अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। L है ही नहीं, XL है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे हम लोग उसको नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज पावर ऐसे आ जाएगी। और अगर सिर्फ एलसी सर्किट होता तो एलसी सर्किट में तो cos फाई का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई टू होता है ना, क्यों, क्योंकि लीड या लैग ही करते हैं ना, फाई एंगल जो होता है वो पाई बाई टू ही होता है। तो पाई बाई टू जो आएगा तो cos फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो एवरेज पावर कंज्यूम जिस सर्किट में कितनी हो जाएगी, वो तो जीरो ही हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है अगर सर्किट में हम लोग को एवरेज पावर कंज्यूम कुछ दिखानी है तो। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक बल्ब दिया हुआ है जिसकी रेटिंग है 100 वोल्ट 50 वॉट। इसमें ये बोल रहे हैं कि इफ सेम बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट डीसी सप्लाई देन फाइंड आर इन सीरीज सच दैट द बल्ब गिव्स
नॉर्मल मतलब, या फिर इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि द बल्ब ग्लोज नॉर्मली, है ना। मतलब नॉर्मली मतलब जितनी वो लाइट दे रहा है उसके रेटेड वोल्टेज पे, उतना ही वो यहाँ पे इस वोल्टेज पे ग्लो करना चाहिए। और फाइंड द टोटल पावर डिसिपेटेड, और टोटल पावर कितनी डिसिपेट होगी इस केस में। अब सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पे 100 वोल्ट है और 50 वॉट है, तो हम लोग V इंटू आई अगर देखें तो वो कुछ 50 होगा दिया हुआ है हम लोग को, तो 100 इंटू आई, तो 50। तो यहाँ से हमको करंट पता चल गया, करंट जो आ रहा है वो कितना है, 1/2 एम्पियर। तो अगर 1/2 एम्पियर उस बल्ब में से पास हो रहा होगा, तब उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो नॉर्मली ग्लो कर रहा होगा। और हमको ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उस केस में V कितना है हमारे पास, 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर। तो यहाँ से मुझे बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम। बल्ब का रेजिस्टेंस है 200 ओम। अब देखो, अगर उसको नॉर्मली ग्लो करवाना है, जब हम लोगों ने वहां पे कोई रजिस्टर सर्किट मतलब सीरीज में लगा दिया है और 200 वोल्ट का हम लोगों ने पावर सप्लाई दिया है नॉर्मली ग्लो कराने के लिए, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो करंट होना चाहिए उस बल्ब में, वो करंट कितना होना चाहिए, वो करंट होना चाहिए हमारा कुछ 0.5 एम्पियर ही होना चाहिए। तो अब जैसे वोल्टेज हम लोगों को दिया हुआ था, वोल्टेज था हमारा 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट बाई टोटल आर, आर इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 1/2 के बराबर आना चाहिए। अब ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये सीरीज में हम लोग लगा रहे हैं दूसरे बल्ब को, तो वो कितना हो जाएगा, 200 प्लस जो नया बल्ब था रेजिस्टेंस, उसका हम लोगों ने आर मान लिया है। तो कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 200 प्लस आर विल बी इक्वल टू 1/2। तो जो आर हम लोगों ने कनेक्ट किया था, वो आर हम लोगों को कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 ओम। जो नया रेजिस्टेंस हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ रहा है, वो नया रेजिस्टेंस हम लोगों ने कितना कनेक्ट किया होगा, वो भी 200 ओम कनेक्ट किया था। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है बेसिकली, वो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 200 प्लस 200, जो कि कितना हो जाएगा, 400 ओम आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि यार टोटल पावर डिसिपेटेड कितनी है, तो टोटल पावर डिसिपेटेड भी हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं वो, या तो V इंटू आई कर दो, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई स्क्वायर आर के बराबर कर दो, आई स्क्वायर आर के बराबर कर दो। तो टोटल पावर डिसिपेटेड जो होगी वो कितने बराबर, कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो आई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, करंट हम लोग को पता है 1/2 ही था, तो 1/4 इंटू आर इक्विवेलेंट 200 प्लस 200, जो कि इस केस में अभी कितनी हो जाएगी, 100 वॉट आ जाएगी। तो हम लोगों ने उस बल्ब को अगर सीरीज में लगा दिया था, तो इस केस में हमारे पास कितना आ गया था, 100 वॉट की पावर डिसिपेट हो जाएगी। नए रेजिस्टेंस लगाने पे 100 वॉट की पावर डिसिपेट हो जाएगी। और हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने उस बल्ब का जो कि 100 वोल्ट पे रेटेड था, हम लोगों ने उसको 200 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो वहां पे पावर कंज्यूम जो हो रही होगी 100 वॉट होगी, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे एक नया रजिस्टर भी लगा दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 200 ओम। अब इसी के अगले पार्ट में इन्होंने बोला, बी पार्ट में, कि यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज सच दैट द बल्ब ग्रोज नॉर्मली। अब देखो रिएक्टेंस की बात कर रहा है, रिएक्टेंस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये पता होगा कि यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होगी, एसी सर्किट की ही बात होगी, क्योंकि रिएक्टेंस जो आता है कैपेसिटर का, वो तो किस में आता है, वो तो हमेशा एसी सर्किट में ही आता है। ठीक है, तो अब अगर बल्ब को नॉर्मली ग्लो कराना है, फॉर नॉर्मल ग्लोइंग, है ना, तो उस केस में अभी क्या होगा, इस केस में जो होगा वो क्या होगा कि जो हमारे इस बल्ब के अक्रॉस जो करंट होगा वो 1/2 एम्पियर होना चाहिए। बट अब वो 1/2 एम्पियर कौन सा करंट होगा, वो होता है हमारा आई आर एम एस। तो आई आर एम एस जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो 1/2 एम्पियर होना चाहिए। आई आर एम एस जो होगा वो 1/2 एम्पियर होना चाहिए। और आई आर एम एस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। आई आर एम एस जो होगा वो आई आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ V बाई जेड के बराबर, V0/Z के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो सप्लाई दे रखी है हम लोगों को, है ना, वो सप्लाई कितनी थी, 200 वोल्ट की थी, तो 200 वोल्ट बाई जेड, या फिर इसको हम लोग आई आर एम एस को क्या बोल सकते हैं, आई आर एम एस जो होगा वो V RMS/Z होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको V RMS/Z अगर लिख लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, V0/√2Z। और V0 का वैल्यू हम लोगों को पता है, V0 का वैल्यू 200 वोल्ट था, तो यहाँ से हमारे पास ये IRMS का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 200/√2। और Z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √R²। R कितना है, 200 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC स्क्वायर ही तो हम लोग को, मतलब XC ही तो हम लोग को निकालना है ना, हम लोग को रिएक्टेंस ही निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर हम लोग इस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो देखो कितना आ रहा है ये, अगर हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया तो ये आ रहा है हमारे पास 1/4 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर/2 इंटू 200 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम लोग यहाँ से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये आ रहा है हमारे पास 200 स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 200 स्क्वायर। तो ये इधर चला जाएगा, तो एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर, है ना। तो एक्स सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 ओम आ जाएगा। तो एक्स सी जो आ रहा है वो हमारे पास 200 ओम आ रहा है। तो 200 ओम जो है वही हमारा। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को इसने बोला कि फाइंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन सीरीज सच दैट द बल्ब ग्लोज नॉर्मली। सेकंड पार्ट में इसलिए बोला कि फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज सच दैट द बल्ब ग्लोज नॉर्मली। तो अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम लोगों ने एसी सर्किट ही यूज किया होगा, क्योंकि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर तो ऑब्वियसली सिर्फ एसी सर्किट में ही आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये लगा दिया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर बल्ब को नॉर्मली ग्लो करना है तो उस केस में आई आर एम एस का वैल्यू 1/2 एम्पियर होगा, है ना। आई आर एम एस का वैल्यू 1/2 एम्पियर होगा। और आई आर एम एस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाता है हमारा वी आर एम एस बाई जेड। तो यहाँ पे जो 200 वोल्ट है, इस केस में वो 200 वोल्ट जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा आई आर एम एस। क्योंकि किसी भी सर्किट में जो भी इफेक्टिव करंट होता है, अगर किसी एसी सर्किट में इफेक्टिव करंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आई आर एम एस ही होता है ना। सिमिलरली जो वी दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो वो क्या है, वो वी आर एम एस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 200 वी आर एम एस हम लोग को दिया हुआ है 200 वोल्ट अपॉन जेड। तो जो जेड का वैल्यू आ रहा है वो जेड आ गया हमारे पास 400 ओम। जेड मेरे पास 400 ओम आ गया। तो अब ये जेड जो है आरसी सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 400 इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने ये आर तो पहले ही निकाला हुआ था, वो कितना था, 200 स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 200√3 ओम। और यही हम लोगों को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग आ जाते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है करंट I इज इक्वल टू 6 प्लस 8 साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों से इसने ये पूछा है कि फाइंड करंट मेजर्ड बाय अ डीसी अमीटर, और दूसरा है एक एसी अमीटर। तो सबसे पहली बात तो डीसी अमीटर क्या करेगा, डीसी अमीटर जो करेगा यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं डीसी अमीटर के केस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोगों ने डीसी एमीटर लगा दिया है तो वो क्या करेगा, देखो करंट हम लोग को जो वैल्यू दी हुई थी वो कितनी थी, 8 + 8 मतलब 6 + 8 साइन ओमेगा टी, है ना। 6 + 8 साइन ओमेगा टी हमारे पास वैल्यू थी। तो जो करंट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, करंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 6 + 8 मैक्सिमम कितना हो सकता है 14 एम्पियर, और मिनिमम कितना हो सकता है 6 - 8 जो कि -2 एम्पियर हो सकता है। तो ये हमारा मैक्सिमम करंट है वो 14 एम्पियर है, और मिनिमम करंट है वो -2 एम्पियर है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो हमारा डीसी करंट है ना, जो डीसी करंट है वो क्या करेगा, इसकी एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, है ना। एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, तो वो जो एवरेज वैल्यू आएगी आई एवरेज, वो डीसी एमीटर जो मेजर करेगा आई एवरेज, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज अगर हम लोग ले लेंगे तो 14 - 2/2, तो वो 6 एम्पियर ही आ जाएगा, है ना। तो जो डीसी एमीटर होता है वो कितनी एवरेज वैल्यू मेजर करेगा इस फंक्शन की, जो कि कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर हो जाएगी। वहीं पे देखो यहाँ पे अगर मान लो ये 6 + 8 साइन ओमेगा टी नहीं होता, सिर्फ 8 साइन ओमेगा टी होता, तब क्या होता है, तब भी वो एवरेज वैल्यू मेजर करता डीसी एमीटर। और वो जो एवरेज वैल्यू होती है साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू तो कितना होता है 0। तो उस केस में वो 0 दिखा देता करंट। अभी देखो यहाँ पे जो साइन का फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 साइन ओमेगा टी है, 6 + 8 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे भी वो एवरेज वैल्यू मेजर कर रहा है, तो वो एवरेज वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म ही मेजर कर देगा, कितनी होगी 6। ठीक है, इस फंक्शन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अगर तुम किसी भी साइन या कॉस के फंक्शन की बात करोगे तो उसका एवरेज वैल्यू तो कितना होता है फुल साइकिल में 0 ही होता है। ठीक है, तो अगर तुम किसी डीसी एमीटर को अगर हम लोग किसी एसी सर्किट में लगा देंगे, तब उस केस में क्या होगा, अगर वो एसी जो इनपुट दे रहा है वो कुछ साइन ओमेगा टी का ही फंक्शन है, तो वो जो डीसी एमीटर है वो क्या होगा, वो 0 ही दिखाएगा रीडिंग। क्यों, क्योंकि वो तो एवरेज वैल्यू दिखाएगा, तो वो कितनी आ जाएगी 0 दिखा देगा। वहीं पे अगर हम लोगों ने बात करी एसी एमीटर,
एसी एमीटर की, तो एसी एमीटर के केस में क्या होता है कि वो जो वैल्यू दिखाता है वो वैल्यू कौन सी मेजर करेगा, वो मेजर करेगा आई आर एम एस मेजर करेगा वो। तो आई का वैल्यू हम लोग को पता है 6 + 8 sin ω t। तो यहाँ से हम लोग आई आर एम एस निकाल सकते हैं। आई आर एम एस क्या होता है, स्क्वायर मीन रूट। तो स्क्वायर मीन रूट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 6 + 8 sin ω t होल स्क्वायर डी टी, और लिमिट पुट कर दोगे तुम लोग 0 से t तक अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t तक, तो वो तो t ही हो जाएगा। और फाइनली इसका रूट ले लेंगे हम लोग, तो वही हमारा आंसर होगा इसका आई आर एम एस का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है हम लोग बाद में यूज कर लेंगे। तो 36 + 72 sin ω t +64 sin² ω t dt, लिमिट 0 to t अपॉन इंटीग्रेशन, मतलब dt का इंटीग्रेशन तो t ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो साइन ओमेगा टी को अगर हम लोग 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, साइन ओमेगा टी को अगर मैं 0 से t तक इंटीग्रेट करूंगा तो वो तो क्या हो जाएगा, वो तो उसका मतलब 0 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 36t प्लस ये कितना हो जाएगा, 72/ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 से t तक इंटीग्रेट, और प्लस साइन स्क्वायर वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जो होगा हमारा वो cos2 ω होता है ना, cos2 ω t आ जाएगा। तो उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस कुछ 32 cos2 ω t आएगा, 32 cos2 ω t। और इसी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे 32t भी आ जाएगा, 32t अपॉन, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो वो ये तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे 0 से t तक इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और फाइनली जो हमारे, और इसका इंटीग्रेशन भी अगर हम लोग करेंगे 0 से t तक का तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cos ओमेगा टी का मतलब फुल साइकिल में तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 ही होगा। और इसका भी फुल साइकिल में तो cos2 ω t का भी फुल साइकिल में तो इंटीग्रेशन जो आएगा वो तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई टी भी कर लेते हैं हम लोग। तो फाइनली जो हमारे पास I²RMS जो आ रहा होगा, वो I²RMS का वैल्यू कितना आ रहा होगा, I²RMS जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 36 + 32, जो कि कितना है, ये 68 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो IRMS जो आएगा वो इसी का रूट होगा, जो कि √68 एम्पियर आ जाएगा। देखो कॉस थीटा का वैल्यू फुल साइकिल में 0 होता है, मतलब इंटीग्रेशन का अगर हम लोग करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग साइन थीटा का भी फुल साइकिल में अगर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब साइन ओमेगा टी डी टी का 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे तो भी 0 आएगा, कॉस ओमेगा टी डी टी का 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आई आर एम एस आ रहा होगा वो आई आर एम एस किसके बराबर आ जाएगा, √68 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था, इतना ही करना था हमको एसी सर्किट में। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching this channel for further useful and interesting stuff. Thank you.